अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हुसैन, बिज़नेस जर्नलिस्ट स्मार्ट डिजिटल। जब आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो आपका एक बजट होता है। अमूमन ये बजट लोगों का 5 से 15 लाख तक का होता है। इस बजट में आपके पास कौन सी गाड़ियां अवेलेबल हैं, कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इसके लिए हमने बुलाया है अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीब ख़ान है। मैं ऑटोमोटिव रिपेयर, मेंटेनेंस और ट्रेडिंग से पिछले 12 साल से मुंसलिक हूँ। शकीब, हमें ये बताइएगा कि ये जो मैंने बजट बताया कि 5 से 15 लाख तक का, आम तौर पे जो हमारी मिडिल क्लास की कैटेगरी है, मिडिल इनकम ग्रुप है, उनका यही बजट होता है। और जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनके पास क्या न्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। न्यू ऑप्शंस तो काफ़ी कम होंगे, लेकिन यूज़ कार्स पे भी आप थोड़ा सा डिफ़ाइन करिएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी है और क्या क्या चीज़ें दो लोगों को देखना चाहिए ख़रीदने से पहले। बिलाल, ये 5 से 15 लाख का ब्रैकेट आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पिक किया है। आज से 2-3 साल पहले भी अगर आप देखें तो 5 से 15 लाख में आपके पास ब्रांड न्यू गाड़ियों के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। मगर करंट सिनेरियो में अगर आप टॉप मैन्युफैक्चरर्स को देखें तो हमारे पास सुजुकी में तो सिर्फ ऑल्टो 660 सीसी ही बची है, जो जिसमें मैनुअल गियर वाली अवेलेबल है विद इन द 15 लाख वाला ब्रैकेट। उसके अलावा आपको अगर फैमिली साइज़ बड़ा है तो लोग बोलान कंसिडर करते हैं, वो आ सकती है 5 से 15 वाले ब्रैकेट में। टॉकिंग अबाउट ब्रांड न्यू कार्स ओनली। होंडा में और टोयोटा में अब कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो 5 से 15 की कैटेगरी में फॉल करता हो। हमारे पास मेरा नहीं ख्याल कि यूनाइटेड ब्रावो है, प्रिंस पर्ल है, जो 5 से 15 के ब्रैकेट में फॉल करती हैं ब्रांड न्यू। तो इसका मतलब कि 5 से 15 में ब्रांड न्यू गाड़ियाँ 3-4 कैटेगरीज़ की ही हैं जो मिल सकती हैं। अलबत्ता यूज्ड कार्स में बहुत वैरायटी है जो 5 से 15 में अवेलेबल है। अब 5 से 15 में किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस गाड़ी के साथ। तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो लग्जरी प्रेफर कर रहे होते हैं 5 से 15 के ब्रैकेट में, और मैं उनको सिविक 2007 से लेकर 2012 तक की प्रेफर करता हूँ, जो कि इस ब्रैकेट में बड़ी अच्छी आ जाती है। गाड़ी 1800 सीसी है, लग्जूरियस है, उसके अंदर फीचर्स टॉप वेरिएंट वाले होते हैं। इसके अलावा होंडा सिटी की एक खासी बड़ी रेंज है जो कि 2009 से लेकर 2012-13 तक आपको अच्छी होंडा सिटी विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल सकती है 15 के करीब के प्राइस ब्रैकेट में। करोला की वैरायटी में अगर आप जाएं तो 2012-13 से ऊपर की करोला तो अब नहीं आती 15 लाख के बजट में। वो भी अगर आप 2012 की कोई ऑटोमेटिक वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो इट विल कॉस्ट अराउंड 16-16.5, जो आजकल की मार्केट चल रही है। तो ऑटोमेटिक तो करोला 2012 ऑनवर्ड्स अब रेंज से बाहर है। मैनुअल में आपको मिल सकती है करोला विद इन 15 लाख 2012 और 13 का मॉडल। ये जितने आपने ऑप्शन बताए, ये इंजन साइज़ काफ़ी बड़ा है इनका गाड़ियों का, तो इनकी फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। इसमें कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें फ्यूल कंजम्पशन कम होती है और गाड़ियाँ भी अच्छी हों? अगर आप बिल्कुल लीस्ट इंजन साइज़ पे जाएं तो 660 सीसी में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे सुजुकी ऑल्टो है, टोयोटा पिक्सेस है, डाइट्सो मीरा, सुबारू प्लियो, मज़दा कैरल। ये सारी गाड़ियाँ 660 सीसी, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट, अच्छे फीचर्स जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों में नहीं है, वो सारे इनमें आपको मिल जाते हैं। और ये वेल विद इन 15 लाख का बजट गाड़ियाँ अवेलेबल हैं मार्केट में। अच्छा, लोग जो है एक 15 लाख का एक वेरिएंट हमारे पास इधर नया बन के मिल रहा है और वो भी 60 सीसी है, तो वाई पीपल शुड नॉट प्रेफर दैट? आप सुजुकी ऑल्टो की बात कर रहे हैं जो कि ब्रांड न्यू 15 लाख की मिल जाती है। देखिए, नई ऑल्टो तो मेरे ख्याल से अब 16-16.5 की प्राइस ब्रैकेट तक पहुंच गई है, विच हैज़ AGS, जो कि हमारा लोकली ऑटो गियर शिफ्ट मैकेनिज़्म है ऑटोमेटिक के लिए जो यहाँ पे आ रहा है। बाहर से जो ऑल्टो आ रही है उसमें तो CVT गियर बॉक्स है, विच इज़ वे मोर स्मूथ। गाड़ी में कैबिन नॉइज़ कम है। आप अगर लोकल असेंबल्ड ऑल्टो चलाएं और आप अगर जापानीज़ असेंबल्ड ऑल्टो इस्तेमाल करें, दोनों की फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क है, दोनों के कैबिन नॉइज़ में फ़र्क है, ड्राइव फील में फ़र्क है, बॉडी फिनिश में फ़र्क है। तो प्राइस रेंज दोनों के बहुत सिमिलर हैं। जैसे अगर 16 की ब्रांड न्यू AGS ऑल्टो मिलती है तो आपको बहुत अच्छी ऑल्टो जापानीज़ 15-15.5 की मिल जाती है। येस, इट इज़ 4-4.5 ईयर्स यूज्ड, बट सिंस इट इज़ जापानीज असेंबल्ड, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी फिनिश, उसमें अवेलेबल जो फीचर्स हैं वो सब लोकल असेंबल्ड से बहुत ज़्यादा। तो आप ये कह रहे हैं कि सेम मैन्युफैक्चरर सुजुकी जो जापान में बना रहा है गाड़ी और वही सेम मैन्युफैक्चरर सुजुकी जो पाकिस्तान में बना रहा है, उन गाड़ियों में डिफरेंस है? उन गाड़ियों में फ़ीचर्स का, फिनिश का
बहुत डिफरेंस है। बहुत छोटी सी एग्जांपल है, इम्पोर्टेड ऑल्टो में कीलेस एंट्री का ऑप्शन है, स्मार्ट की एंट्री, पुश बटन स्टार्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं जो लोकल असेंबल्ड टॉप ऑफ द लाइन ऑल्टो एजीएस में नहीं है। इसमें एक कैच है, वो ये कि ज़ाहिर है ब्रांड न्यू अगर ऑल्टो है तो वो लीज़ हो सकती है। 2020 का मॉडल है या एनीथिंग ओवर 5 ईयर्स जो भी होता है वो लीज़ हो जाती है। आपको ये जो ऑल्टो मिलेगी ये शायद विद इन 5 ईयर्स ना हो और उससे पुरानी हो, तो ये लीज़ नहीं हो पाएगी। अगर किसी की रिक्वायरमेंट लीज़ करना है और 15 लाख का बजट है तो उसके बाद सुजुकी ऑल्टो के अलावा मेरे ख्याल से इसमें कोई अच्छा इससे बेहतर ऑप्शन है नहीं। बट अगर वो कैश पे ले रहा है तो आई वुड प्रेफर कि वो कोई जापनीज़ यूज्ड 660 सीसी गाड़ी दे, क्योंकि उसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, उसका कंफर्ट लेवल, उसकी फिनिश, उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, हर चीज़ उसमें बहुत बेहतर है। शकीब, आपने हमें 5 से 15 लाख की रेंज में करोला और सिविक का बताया, फिर छोटी गाड़ियों का भी बताया। ये बताएं कि कोई इस रेंज में कोई अनोखी गाड़ी खरीद सकता है, किसी को अच्छी गाड़ी चलाने का शौक है, डिफरेंट नज़र आए? ये मेरा सबसे इंटरेस्ट वाला एरिया है, क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स को ही प्रेफर करता हूँ कि मेन स्ट्रीम गाड़ियाँ ना ख़रीदें और कुछ ऐसा ख़रीदें जो कि सड़क पे रेयर हो, लोग आपकी गाड़ी मुड़ के देखें और एक अट्रैक्टिव गाड़ी हो। तो इसमें कई कैटेगरीज़ हैं, 4x4 हो सकती हैं, लग्जरी सेडान्स हो सकती हैं, स्पोर्ट्स कार्स हो सकती हैं। तो अगर मैं ऑर्डर में चलूँ, 4x4 की बात हम पहले करते हैं। 4x4 में आपको 92, 93, 94 की प्राडो मिल सकती है, जो इनिशियल जनरेशंस की प्राडो है वो मिल सकती है। और सही चलेगी वो? हाँ बिल्कुल, तंग तो नहीं करेगी ज़्यादा? जनरल मेंटेनेंस जो आम तौर पे गाड़ियों की होती है वो तो है ही, जाहिर है ये, क्योंकि सिंस इट्स अ टोयोटा, इट्स अ जापानीज असेंबल्ड कार, फिर वो 4x4 है, तो हमारी सड़कों के हिसाब से इनके सस्पेंशन का वेयर एंड टेयर रिलेटिवली कम है। दूसरा, इनके पार्ट्स इतने ड्यूरेबल होते हैं कि अगर एक दफ़ा आपने ख़र्चा कर लिया तो आप लग के 2-4 साल 5 साल आराम से बस सिर्फ जनरल मेंटेनेंस के साथ उन गाड़ियों को चला सकते हैं। तो एक ऑप्शन हो गया अर्लियर जनरेशन्स की प्राडो। इसी तरह से टोयोटा सर्फ आपको मिल सकती है इनिशियल जनरेशन्स की। ये मॉडल होंगे कोई 89 से 94-95 तक के मॉडल की आपको टोयोटा सर्फ इस रेंज में पॉसिबल है कि मिल जाए। इसके अलावा आपको मित्सुबिशी पजेरो के कई वेरिएंट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन भी मिल सकती है, सेकंड जनरेशन भी मिल सकती है। इसमें 3 डोर वेरिएंट, 5 डोर वेरिएंट, डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन। अच्छी गाड़ी आपको 15 लाख के अंदर मिल सकती है। 4x4 के अलावा अगर हम आएँ लग्जरी सेडान्स की तरफ, तो आपको अर्ली 90s की या मिड 90s की टोयोटा क्राउन मिल सकती है। फिर आपको टोयोटा मार्क 2 मिल सकती है, जो कि 98-99 के मॉडल वाली मार्क 2 है। मार्क 2 आपको बाद वाले जनरेशन का ही मिल सकता है जो लास्ट जनरेशन है, जो कि 2001 से लेके 2005 तक के मॉडल्स में आती है। उसमें इतनी अच्छी हालत में नहीं मिलेगी, लेकिन 15 लाख में अफोर्डेबल है कि मार्क 2 आपको मिल जाए माइनर रिपेयर्स के साथ या एक शावर्ड गाड़ी। इसके अलावा 90s में टोयोटा क्रेसिडा आती थी, टोयोटा कैमरी आती है। टोयोटा कैमरी तो आपको 2004-05 तक का मॉडल वेल विद इन 15 lakhs मिल जाएगा। एंड दीज आर ऑल लग्जरी सेडान्स। होंडा अकॉर्ड में आपको CL7 मिल सकती है इस बजट में। CL9 भी पॉसिबल है कि आपको मिल जाए, थोड़ी सी रफ़ यूज़ हुई भी शायद। ये 2003, 4, 5 के मॉडल की होंगी अकॉर्ड CL7, CL9। आपको अकॉर्ड CF3 मिल सकती है। अगर अभी आप नई अकॉर्ड खरीदें तो 1.25 करोड़ की है। जी, नई अकॉर्ड 1.25 करोड़ की है। इसी तरह से 98 से 2001 की जो अकॉर्ड होती है उसको अकॉर्ड CF3 कहते हैं। अकॉर्ड CF3 भी आपको 7.5 लाख से 12 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशन है, क्या वेरिएंट है, आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं। लग्जरी सेडान्स में मित्सुबिशी गैलेंट्स हैं, बहुत उसके वेरिएंट्स हैं। VR एक एडिशन है जो बहुत ज़बरदस्त और रिनाउंड अमंग्स द मोस्ट वांटेड लग्जरी सेडान्स इन जापान है। मित्सुबिशी गैलेंट का वो वाला वेरिएंट वो मिल सकती है। स्पोर्ट्स कार्स की तरफ जाएं तो माजदा RX-8 आपने देखा होगा, बड़ी कॉमनली अवेलेबल है। इसमें रोटरी इंजन्स वाली होती हैं, सॉफ्ट इंजन्स वाली होती हैं। दोनों तरह की गाड़ियाँ 15 लाख के बजट में आ सकती हैं। स्पोर्ट्स कार्स में छोटी स्पोर्ट्स कार्स होती हैं जिनको की स्पोर्ट्स कार्स भी कहते हैं। सुजुकी कैपुचिनो हो गई, डायट्सू कोपन है, ये गाड़ियाँ भी आपको इस बजट में मिल जाती हैं। तो 5 से 15 लाख इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको बहुत मज़े की गाड़ियाँ मिल सकती हैं।
इनकी ज़रा फ्यूल इकोनॉमी का भी आइडिया दीजिएगा कि अगर प्राडो कोई लेता है 1990s की जो आप बता रहे थे 15 लाख की रेंज के अंदर, उसकी फ्यूल कितना खाएगी वो? अच्छा, प्राडो जो इस जनरेशन में आती है, मैं दोनों का एक साथ ही बताऊंगा आपको, सर्फ और प्राडो, क्योंकि इनके इंजन सिमिलर है। तो ये 3.0 डीजल यानी कि 3000 सीसी डीजल और 2700 सीसी पेट्रोल और 3400 सीसी पेट्रोल इंजन में आती हैं। डीजल अगर आप मैनुअल लें तो ये 9 साढ़े 9 का एवरेज दे रही होती है मैनुअल गेयर बॉक्स के साथ। ऑटोमेटिक पे ये 7.5 8 मैक्स तक का एवरेज करती है। अगर आप पेट्रोल के इंजन के साथ ये गाड़ियाँ लें तो इनके एवरेज 6 और 7 से ऊपर के नहीं हैं। तो ये है फ्यूल इकॉनमी इन गाड़ियों की। पजेरो की अगर हम बात करें, सिमिलर फ्यूल इकॉनमी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू व्हाट टोयोटा ऑफर्स। फिर हम आते हैं, मैंने लग्जरी सेडान्स की बात की, मार्क 2 अगर आप 2002-3 के मॉडल की बात करें तो 9 साढ़े 9 का एवरेज करती है टोयोटा मार्क 2, अगर अच्छा ट्यून्ड इंजन हो। जो इससे पहले वाला मॉडल था उसका इंजन भी सिमिलर टेक्नोलॉजी था, एक जनरेशन पुराना था। फ्यूल इकॉनमी सिमिलर है, 8.59 तक करती है वो वाली मार्क 2 भी। कैमरी की इकॉनमी ज़रा हल्की है, 8.5 तक करती है। अकॉर्ड भी ऐसी है। अकॉर्ड CF3 तो 7.5 से ऊपर का नहीं है। CL7 बेहतर इकॉनमी कर लेती है, मगर वो भी आप 8.5 से ज़्यादा ना सोचें। स्पोर्ट्स कार्स में अगर आप जाएं तो Mazda RX-8 अगर अपने रोटरी इंजन पे चल रही है तो 4.5 से ज़्यादा की फ्यूल इकॉनमी नहीं है उसकी। लेकिन अगर ये स्वैप्ड इंजन के साथ है, जैसे कि आपने कोई टोयोटा का इंजन इसमें स्वैप किया, तो मैनुअल गियर बॉक्स के साथ यही गाड़ी आपको 8.5 9 का एवरेज करती है, और ऑटोमेटिक हो तो 6.5 7 की फ्यूल इकॉनमी होती है। तो ऑटोमेटिक जो है वो ज़्यादा फ्यूल खाती है? जी, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ज़्यादा फ्यूल खाती हैं। शकीब, आपने 5 से 15 लाख तक के बजट में हमें गाड़ियों के काफ़ी सारे ऑप्शंस तो बता दिए। ये बताइएगा कि जब हम ये ख़रीदने जाएं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? बॉडी मेजर एक्सीडेंटेड ना हो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, चेसिस नंबर टैम्पर ना हुआ हो, इंजन की कंडीशन आप एक दफ़ा किसी मैकेनिक हमारे यहाँ कुछ लोग ये होता है कि मीटर को टेम्पर कर देते थे, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या क्या इसको करना चाहिए? देखें, मैं आपको एक एनालॉजी दूँ यहाँ पे। जैसे इंसान की एज के हिसाब से उसको कुछ ब्लड टेस्ट रेकमेंड किए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से कि इस एज ग्रुप में आप पहुँचें तो ये टेस्ट करा लीजिएगा, इस एज ग्रुप में पहुँचे तो ये प्रिवेंटिव और किसी डिजीज़ की प्रिकॉशनरी कोई टेस्ट हो, तो वो एज ग्रुप के हिसाब से लोग कराते रहते हैं ताकि किसी बड़े मसले से पहले जल्दी पता चल जाए कि क्या इशू है। इसी तरह से गाड़ियों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस साइकिल्स होते हैं कि 10,000 किलोमीटर पे ये वाला पार्ट रिप्लेस होना है, चाहे मसला हो या ना हो। 25,000 पे ये चेंज होना है, 50 पे ये बदलेगा, 1 लाख पे ये बदलेगा। गाड़ियों के भी मेंटेनेंस साइकिल्स होते हैं। अगर आप मीटर को टेम्पर कर देंगे तो जो आपके बाद गाड़ी परचेज़ करेगा उसको तो पता ही नहीं होगा कि मुझे ये मेंटेनेंस साइकिल्स कब और कब फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है जो 1,20,000 किलोमीटर चली हुई है, जस्ट एन एग्जांपल। आपने उसका मीटर पीछे करके उसको 42,000 कर दिया, आपने वो गाड़ी बेच दी, किसी और ने 42,000 समझ के उसको चलाना शुरू कर दिया। असल में वो 1,10,000 चली हुई है। 1,00,000 किलोमीटर पे बहुत सारी गाड़ियों में टाइमिंग बेल्ट रिप्लेसमेंट रेकमेंडेड होती है, क्योंकि उसकी रबर की लाइफ ही इतनी होती है, वो उसके बाद टूट जाती है। अगर टाइमिंग बेल्ट गाड़ी की टूट जाए तो अक्सर वेल्व्स और पिस्टन्स आपस में ऐसे हिट होते हैं कि वो बेंड हो जाते हैं और फिर इंजन खुलता है, इंजन ओवरऑल करना पड़ता है। कितना बड़ा मसला है। कोई आदमी रोड ट्रिप पे जा रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे है, गाड़ी तेज़ चल रही है, टाइमिंग बेल्ट टूट गई, इंजन के अंदर वेल्व्स और पिस्टन्स आपस में हिट हुए, इंजन ख़त्म हो गया। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर किसी को 1,10,000 ही उस मीटर पे लिखा हुआ नज़र आता, वो ख़रीदते ही टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस कराता और गाड़ी चलाता रहता बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ। अब 42,000 उस पर लिखा हुआ है, उसके तो जहनों को मान में नहीं होगा कि इसमें कोई ऐसा मसला आने वाला है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल ये है। उसके अलावा ऑटोमेटिक गाड़ियों में ज़्यादातर में 40 या 50,000 किलोमीटर्स पे ट्रांसमिशन ऑयल फ्लश होता है। तो अगर एक गाड़ी का आपने मीटर पीछे कर दिया और वो ट्रांसमिशन फ्लश की एज नहीं आ रही उस नए माइलेज के हिसाब से, तो वो आदमी तो चलाता रहेगा उसी पुराने ऑयल पे, इवेंचुअली ट्रांसमिशन फेलियर हो जाएगा। तो वो एक बड़ी कॉस्ट है जो कि बेयर करनी पड़ेगी नेक्स्ट ओनर को, सिर्फ माइलेज टैम्परिंग की वजह से। मैं एक बड़ी अजीब एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि ये जितने ऑनलाइन क्लासिफाइड्स या अखबार में जितने ऐड आते हैं गाड़ियों के, आप अगर गौर करें तो हमारे यहाँ क्या कोई गाड़ी नहीं है जो 1.5-2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई हो। मतलब इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, 1960 से लेके अब तक की गाड़ियों के ऐड लगे हुए हैं। या तो एक रैंडम कोई नंबर लिख देते हैं 99999 या 55555, विच मेक्स नो सेंस।
किसी गाड़ी के ओरिजिनल माइलेज मैंने लिखे हुए नहीं देखे। बहुत रेयर कोई एक आध दो बंदे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें सही माइलेज बता देना चाहिए, वरना अगर एक 98 की करोला सड़क पे चल रही है तो हर गाड़ी तो 1,00,000-1,50,000 किलोमीटर चली हुई नहीं होगी ना। 98 की करोला है, 22 साल हो गए उसको सड़क पे चलते हुए, होगी 4-5 लाख किलोमीटर चली हुई तो होगी, चलें 3 लाख किलोमीटर चली हुई तो होगी। मैंने अपनी गाड़ियाँ बेची हैं 2,80,000 और 2,90,000 पे मैंने अपनी एक गाड़ी बेची है। तो इतना चलना तो गाड़ियों का बड़ा आम है, कोई ऐसी बात इसमें है नहीं, लेकिन हर कोई माइलेज टैम्परिंग कर रहा है और लाख और 1.25 लाख के ब्रैकेट में गाड़ियाँ ला के बेच रहा है। तो ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से हम सबको ये अवॉइड करनी चाहिए। और जो आदमी यूज़ कार परचेज़ करने जा रहा है, या तो वो सोच ले कि मुझे हर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसमें करानी है रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द स्पीडोमीटर इज़ शोइंग, क्योंकि हो सकता है प्रीवियस ओनर ने माइलेज टैम्परिंग की हो। लेकिन आई जस्ट होप एंड बिलीव के वक्त के साथ साथ लोग माइलेज टैम्पर करना छोड़ दें, ताकि जो भी नेक्स्ट ओनर हो उसको पता हो गाड़ी किस कंडीशन में है और उसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंसेस करानी चाहिए ताकि उस गाड़ी की लाइफ इलोंगेट की जा सके।